नमस्कार, आदाब नाजरीन, मैं आपका मेज़बान अर्जुमंद अली खान आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में पूरी टीम की तरफ से आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आइए नाजरीन, पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों का आगाज़ करने से पहले डालते हैं एक नज़र पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। विमेंस डे पर पाकिस्तानी खवातीन और अक़लियती फ़िरक़े करते रहे चीखो पुकार। डॉक्टर महारंग बलोच की जेल में बीमारी पर नादिया बलोच ने लगाई इंसाफ की गुहार। और अमेरिका ईरान जंग से पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल महंगा होने से मचा हाहाकार। नाजरीन, सबसे पहले बात इंटरनेशनल विमेंस डे पर पाकिस्तान में किए गए एहतजाजी मुजाहरों की। हालांकि फ़िरक़ा परस्ती और दहशतगर्दी की पुष्टपनाही की रियासती पॉलिसी के चलते पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से ख़वातीन के एहतजाजी मुजाहरे रोकने की पुरजोर कोशिशें की गईं। ताहम बुनियाद परस्त पाकिस्तानी माशरे में जुल्म ज़्यादतियों से अजीरन ख़वातीन और अक़लियती फ़िरक़ों के ख़ानदान सड़कों पर उतर आए और उन्होंने पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इलाक़ों में शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए। 8 मार्च 2026 ख़वातीन का आलमी दिन यानी इंटरनेशनल विमेंस डे। पाकिस्तानी इक़्तिदार पर मुसल्लत पंजाबी आर्मी एस्टैब्लिशमेंट और कठपुतली पीएम शहबाज शरीफ की हुकूमत ने हस्बे दस्तूर 8 मार्च को इंटरनेशनल विमेंस डे पर ख़वातीन को आज़ादी मार्च निकालने की इजाज़त नहीं दी। ताहम पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में हुकूमती पाबंदियों के बावजूद ख़वातीन और अक़लियती फ़िरक़ों पर बढ़ते जुल्म और ज़्यादतियों के खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहरे होते रहे। बस ये एक रीत ही बन गई है। अब इस ख़ास तौर पे हम ये देखते हैं कि इस्लामाबाद का जो शहर है, हर साल जो है, एक तरफ तो मजहबी हलकों से जब हम औरतों के दिन मनाने के निकलते हैं तो हमें वहाँ से थ्रेट आने शुरू हो जाते हैं, दूसरी तरफ हमें एनओसी नहीं दिया जाता और उसकी वजह से मुझे लगता है कि एक कॉन्स्टेंटली मतलब एक बहुत एंग्जाइटी के अंदर हम अपना दिन मना रहे होते हैं। और ज़ाहिर है कि आप देख रहे हैं कि वर्किंग क्लास की औरतें जिन तहरीकों के साथ हम जुड़े हुए हैं, लेफ़्ट की तहरीकों के साथ, जो भी मज़ाहमती तहरीकें हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो 8 मार्च को हमारे साथ आके हम इकट्ठे इस स्पेस में अपना दिन मनाना चाहते हैं। और उसमें ये है कि इस तरह के थ्रेट्स होते हैं, एनओसी नहीं दिया जाता। अभी भी आप देखें कि हमारा जो साउंड सिस्टम है उसको वो एक गाड़ी पहले पुलिस वाले ले गए, दूसरी गाड़ी सफ़ेद कपड़ों वाले ले गए। तो उनको क्या लगता है कि अगर ये हमें स्पीकर्स नहीं देंगे तो क्या औरत तहरीक की आवाज़ें बंद हो जाएंगी, क्या औरतों के हकूक़ की आवाज़ें बंद हो जाएंगी? आपको किस चीज़ का डर है? हमें एक दफ़ा बता दें कि आप हमसे क्यों डरते हैं? क्यों? क्योंकि हम अमन की बात करती हैं, क्योंकि हम इंसाफ की बात करती हैं, क्योंकि हम बराबरी और मुसावात की बात करती हैं, क्योंकि हम जमहूरियत की बात करती हैं, क्योंकि हम इक़्तिसादी तरक्की के हुकूक की बात करती हैं। तुम्हें किस चीज़ का डर है? बताओ, हमें जवाब दो, किस चीज़ का तुम्हें डर है? एहतजाजी मुजाहिरों के मनाजिर हैं पाकिस्तान के सिंध सूबे के मीरपुर खास जिले के, और मीरपुर खास शहर की सड़कों पर सरापा एहतजाज नाम निहाद इस्लामी इंतहा पसंदों के जुल्म सितम से अजीरन अक़लियती हिंदू फ़िरक़े के मुतासिरा ख़ानदान और इंसानी हुकूक कारकुनान। काबिल गौर बात ये रही कि 8 मार्च को इंटरनेशनल विमेंस डे पर मीरपुर खास में एहतजाजी मुजाहरे पाकिस्तान दरावड़ इत्तेहाद की रहनुमाई में पेश किए गए, क्योंकि दरावड़ इत्तेहाद सिंध सूबे समेत पूरे पाकिस्तान में तमाम अक़लियती फ़िरक़ों खुसूसन ईसाई और हिंदुओं की नाबालिग बच्चियों को जबरन मुसलमान बनाए जाने के बढ़ते इंसानी असूल वाक़यात के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है। इस दिन पे बहुत सारी रैलियां भी निकलती हैं, बहुत सारे बड़ी लग्जरी होटल्स के अंदर प्रोग्राम होते हैं, लेकिन जो औरतों के हकूक़ के लिए काम होना चाहिए ग्राउंड लेवल पे वो नहीं हो रहा। आज भी औरत जो है वो अपने हकूक़ से उनसे अपने हकूक़ नहीं मिल रहे, उनके साथ जो जुल्म नाइंसाफ़ी, चाहे वो घरेलू तशद्दुद हो, कारोकारी हो, उसका अगवा हो, कत्ल हो, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर वो कहीं जॉब कर रही है तो उसे हरासा किया जाता है, अगर वो घर में है तो अपने खावंद की तशद्दुद का शिकार बनती है।
اور اگر کہیں باہر نکلتی ہے بچی پڑھنے تو اس کو اغوا کیا جاتا ہے. خصوصاً آپ سندھ کے اندر دیکھیں تو ہماری جو ہے اقلیتی کمیونٹی ہندو کمیونٹی سے وابستہ بچیاں جو ہیں ان کو اغوا کر کے ان کا مذہب تبدیل کر کے ان کی شادیاں کی جا رہی ہیں. حالانکہ ہمارے پاس چائلڈ میرج ایکٹ بھی موجود ہے, سندھ چائلڈ میرج ایکٹ, اس کے باوجود بھی جو ہے بچیاں اغوا کر کے ان کا مذہب تبدیل کر کے ان کے ساتھ شادیاں کی جا رہی ہیں, بچیوں کو قتل کیا جا رہا ہے. اور جو بڑے بڑے ہیں وزیر اعظم ہے ان کو سب کو میں کہتی ہوں, بلاول بھٹو ہے جو ہمارا بیٹا ہے, تو ہمارے ہندوؤں کے ساتھ ہندو کمیٹی کے ساتھ بہت ظلم ہو رہے ہیں اور ہمیں حق چاہیے اور ہمارے انصاف دے, وہ ہماری ہیلپ کرے اور ہم آگے بڑھیں. وہ آگے بڑھ کے وہ جو ہماری بچیاں اغوا کرتے ہیں اس کو ہم سبق سکھائیں, ٹھیک ہے نا. ہماری بہت بچیاں اغوا ہوتی ہیں 12 سال کی, 13 سال کی, 14 سال کی. جیسے تو سندھ کا قانون ہے کہ 19 سال کی لڑکی کی شادی کرو, 20 سال کی لڑکی کی شادی کرو, اور جو کم عمر میں شادی کرے تو اس کو جیل میں ڈالو. تو پھر ہماری بچیاں جو ہے 13 سال کی, 14 سال کی, اس کو کیوں زبردستی نکاح کرواتے ہیں, کیوں اس کو شادی کرواتے ہیں. یہ زمینی سچائی ہے کہ پاکستان میں خواتین کے تئیں امتیازی سلوک کے دستور کے چلتے ظلم و زیادتیوں کے واقعات مسلسل بڑھ رہے ہیں, کیونکہ پاکستان میں کبھی خاندان کی چھوٹی شان اور غیرت کے نام پر تو کبھی کاروکاری اور بنی جیسی تقیانوسی روایات کی آڑ میں بے گناہ خواتین ہی نہیں بلکہ بچیوں تک کو ٹارگٹ کلنگز کا شکار بنایا جا رہا ہے. تشویشناک پہلو یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان میں خواتین کو تشدد اور ظلم و زیادتی کا نشانہ بنائے جانے کے واقعات چاروں صوبوں میں منظر عام پر آ رہے ہیں. لیکن انسانیت سوز بات یہ ہے کہ خواتین کے خلاف ظلم و زیادتیوں کے سب سے زیادہ واقعات پنجاب صوبے میں پیش آ رہے ہیں. یقیناً پاکستان جب بنا تھا تو تقریباً 22% اقلیتیں تھیں, آج 4% رہ گئی ہیں. یہ پرسنٹیج ہمیں خود ہی سوال کا جواب دے رہی ہے کہ پاکستان اقلیتوں کے لیے انفارچونیٹلی کتنا سیف ہے. اور خاص کر اگر آپ کا تعلق ایک اقلیتی خاندان کی خاتون ہو, یعنی آپ سکھ خاتون ہو, ہندو خاتون ہو, مسیح ہو یا دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والی, اور پھر آپ ایک ایسے گھرانے میں تعلق میں پیدا ہو جائیں جہاں کے پاس اتنے فائنینشیل ریسورسز نہ ہوں, تو آپ اور شکار ہو جاتے ہیں تمام مسائل کا جن کے یہاں پہ ہم نے جنازہ نکالے ہیں. یہ جو عورت مارچ ہے یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ نہ صرف خواتین کے حقوق کی عکاسی کرتا ہے بلکہ تمام معاشرے کے محروم طبقات, ان کا تعلق کسی بھی صنف سے ہو, جنس سے ہو, مذہب سے ہو, کسی بھی کلاس سے ہو, ان سب کے حقوق کی عکاسی کرتا ہے. تو ہم ہر سال یہاں پہ آتے ہیں اور اپنے مطالبات رکھتے ہیں. میں آج جو مطالبہ لے کے آئی ہوں, جو ٹاپ پریورٹی ہے وہ یہ ہے کہ خواجہ سرا کمیونٹی کے اوپر ہونے والے مظالم کو بند کیا جائے. ہمارے خواجہ سرا کمیونٹی کے ساتھ جو قتل و غارت کے واقعات ہوتے ہیں ان سب کو بند کیا جائے, اور ریاست کو ایک ایسی منظم قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے جو کہ ہر اس ایکٹ کو جو کہ کسی کو صنف کی بنیاد پر ڈسکریمنیٹ کرتا ہے, اس کے اوپر تشدد کرتا ہے, اس کے اوپر وائلنس کرتا ہے, اس کی سخت سے سخت جو ہے وہ سزائیں ان کو ملنی چاہیے. انٹرنیشنل ویمنز ڈے کے موقع پر پاکستان دراوڑ اتحاد کے مشترکہ بینر تلے میرپور خاص شہر کی سڑکوں پر احتجاجی مارچ نکالے گئے جو میرپور خاص پریس کلب پر اختتام پذیر ہوئے. ان احتجاجی مارچ کی قیادت اقلیتی ہندو فرقے کے پیروکار فقیر شیوا کاچی, سونیا کاچی, نرمل رادھا بھیل سمیت مختلف انسانی حقوق کارکنوں نے کی, اور پاکستان میں مردوں کی بالادستی والے بنیاد پرست معاشرے میں خواتین کو برابری کے بنیادی انسانی حقوق دینے جیسے مطالبات کیے. 2025 کی سالانہ رپورٹ ہے جس میں جو ہے کنورژن کے کیسز ہیں, کڈنیپ کے کیسز ہیں, سوسائڈ کے کیسز ہیں, جو زمینوں پہ قبضے ہوئے ہیں, چائلڈ میرج کے کیسز ہیں, ریپ کیسز ہیں, اور جو بچیاں ہماری وہ بچیاں جن کو اغوا کر کے مذہب تبدیل کیا گیا اور جو ریکور ہوئی ہیں ان کے متعلق جو ہے رپورٹ ہے سالانہ 2025 کی جو پاکستان دراوڑ اتحاد نے خود جو ہے بنائی ہے وہ آپ یہ آگے جو ہے شیئر کریں گے. جیسا کہ ہمارے معاشرے میں سوسائڈ خصوصاً میرپور ڈویژن, حیدرآباد ڈویژن میں سوسائڈ بہت زیادہ کیسز ہو رہا ہے, خصوصاً اقلیتی کمیونٹی میں. تو میں یہ جو میں کیسز یہاں بیان کر رہا ہوں یا آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں, یہ 579 سوسائڈز ہیں 2025 کے, بہت بڑا ریشو ہے. لیکن بدقسمتی سے اس میں 2 سوسائڈ کیس ہوئے ہوں گے, 4 5
छोटे मासूम बच्चों के साथ अपने बाप ने जो है वो सुसाइड किया होगा, माँ ने अपने बच्चों के साथ सुसाइड किया होगा। तो 579 केसेस, बहुत बड़ा रेशो है ये, लेकिन गवर्नमेंट ने इस पे सुसाइड केसेस पे उसको रोकने के लिए कोई भी जो है कदम नहीं उठाया। पाकिस्तान में ख्वातीन के साथ जिस कदर हैवानियत का सलूक किया जाता है, उसकी शायद मिसाल किसी दीगर मुहज्जब मुल्क में नहीं मिलती, क्योंकि पाकिस्तान में ख्वातीन को महज मर्दों के हाथों की कठपुतली और निजी जायदाद समझा जाता है। यही वजह है कि पाकिस्तान में अक़लियती हिंदू बिरादरी समेत तमाम अक़लियती फ़िरक़ों की ख्वातीन ही नहीं, बल्कि खुद मुसलमान खानदानों की ख्वातीन तक घरेलू तशद्दुद का शिकार हो रही हैं। इन मुश्किल हालात में पाकिस्तान में हिंदू और ईसाई समेत तमाम अक़लियती फ़िरक़ों के खिलाफ जुल्म और ज़्यादतियों के वाक़यात में होशरुबा इजाफा होना लाजमी है। नाजरीन, अब रुख करते हैं पाकिस्तानी फौज के गैर कानूनी कब्जे वाले बलूचिस्तान की राजधानी कोयटा का और जायजा लेते हैं कोयटा जेल में पिछले 1 बरस से कैद बलूचिस्तान की जानी मानी इंसानी हुकूक पैरोकार डॉक्टर माहरंग बलोच की सेहत बिगड़ने से मचे हाहाकार का। लेकिन इंसानियत सोच पहलू ये रहा कि बलोच यकजहती कमेटी की ऑर्गेनाइजर डॉक्टर माहरंग बलोच की बहन एडवोकेट नादिया बलोच ने कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए तो रियासती जुल्म की इंतहा कर दी गई। आज अगर बलूचिस्तान में ये तहरीक जारी है तो इस तहरीक की शुरुआत जेलों से हुई थी, टार्चर सेलों से हुई थी। आज बलूचिस्तान के अवाम को हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान की रियासत ने BOIC को इसलिए कैद रखा है ताकि आम अवाम इससे खौफजदा हो, लेकिन हम चाहते हैं कि हम मिसाल बनाकर रखेंगे कि कोई भी तहरीक जेल से कैदबंद से कभी भी पीछे नहीं हटती है। तमाम लापता अफराद को रिहा करो, बलोच नस्ल कुशी बंद करो। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की बलूचिस्तान में बढ़ती बर्बरियत, खुसूसन बलोच तुलबा तालिबात की जबरन अगवाकारी के खिलाफ आवाज उठाती रही BYC यानी बलोच यकजहती कमेटी की ऑर्गेनाइजर डॉक्टर माहरंग बलोच। लिहाजा डॉक्टर माहरंग बलोच समेत BYC के कई सीनियर लीडरान को दहशतगर्दी के झूठे मुकदमात में फंसाया गया। पाकिस्तानी फौज के जेरे कंट्रोल नाम नेहाद ATC यानी एंटी टेररिज्म कोर्ट में बगैर किसी चार्जशीट और सुनवाई के रिमांड बढ़ाया जाता रहा। फिर सिक्योरिटी खदशात का बहाना बनाकर डॉक्टर माहरंग बलोच समेत BYC के दीगर लीडरान को मुस्तकिल तौर पर जेल से बाहर न लाने का हुक्म दिया गया। लिहाजा मार्च 2025 से कोयटा की हुदा जेल में कैद डॉक्टर माहरंग बलोच की तबीयत बिगड़ने की खबरों से उनका खानदान बेहद फिक्रमंद है। डॉक्टर माहरंग बलोच की सेहत गुज़िश्ता 3 महीनों से खराब है। इन्हें लोअर बैक में शदीद दर्द का सामना रहा। हमने मुतअद्दिद बार जेल इंतजामिया को प्रॉपर ट्रीटमेंट की दरख्वास्त दी, जो किसी भी कैदी का बुनियादी हक है, मगर इसके बावजूद डॉक्टर माहरंग का बुनियादी तिब्बी मुआयना नहीं किया गया। मुसलसल पेट किलर लेने की वजह से डॉक्टर माहरंग को गैस्ट्राइटिस की शिकायत पैदा हुई। मुसलसल एहतिजाज के बाद बोलान मेडिकल कॉलेज के न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर नूर मोहम्मद कोसा ने डॉक्टर माहरंग बलोच का मुआयना किया और इनकी बुनियादी तशखीस के लिए MRI और डिजिटल एक्सरे की तजवीज़ दी, जिसके बगैर इलाज मुमकिन नहीं। इसके बावजूद 1 महीने से ज़ायद अरसा तक इन्हें टेस्ट के लिए अस्पताल शिफ्ट नहीं किया गया। इसके बाद फरवरी में इनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई, जहाँ डॉक्टर उठने बैठने में शदीद दर्द का सामना था, जिसके बाद इनकी फैमिली और इनकी लीगल टीम को इन्फॉर्मेशन किए बगैर रात के अंधेरे में 10 बजे शेख जायद अस्पताल नवाखिली ले जाया गया और इस दौरान पूरे अस्पताल को खाली कर दिया गया था। डॉक्टर माहरंग बलोच की गैर कानूनी कैद के बाद से उनकी छोटी बहन एडवोकेट नादिया बलोच BYC यानी बलोच यकजहती कमेटी की रहनुमाई कर रही हैं। यही वजह रही कि नादिया बलोच ने जेल में कैद अपनी बहन डॉक्टर माहरंग बलोच समेत BYC के लीडरान की खराब सेहत की बाबत कोयटा प्रेस क्लब में मीडिया ब्रीफिंग के लिए बुकिंग की, तो खुफिया एजेंसियों के एहलकारों ने उन्हें प्रेस क्लब में दाखिल ही नहीं होने दिया। लिहाजा एडवोकेट नादिया बलोच और BYC की कारकुन कोयटा प्रेस क्लब की सीढ़ियों पर ही बैठ गईं और वहीं से मीडिया से खिताब शुरू कर दिया। गुज़िश्ता तकरीबन 1 साल से बलोच यकजहती कमेटी की क़यादत डॉक्टर माहरंग बलोच, बीबर्ग बलोच,
शाजी, ज़फ़रुल्लाह बलोच, गुलजारी बलोच और बीबो बलोच मुसलसल जबरी हिरासत में है। इनकी गिरफ्तारी का आगाज PMPO के तहत हुआ, जिसके जरिए 3 माह तक बगैर ट्रायल इन्हें कैद रखा गया। जब ये मुद्दत खत्म हुई तो 15 दिन तक बगैर किसी वजह की गिरफ्तारी जारी रखी गई। इसके बाद पहले से दर्ज की गई दर्जनों फैब्रिकेटेड FIR में गिरफ्तारी को तवील किया गया। इस दौरानिये में अदालत के 12 अहकामात के बाद भी CTD की जानिब से कई बार रिमांड में तोसी की गई। कोयटा प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट और दीगर सहाफियों की मौजूदगी में एडवोकेट नादिया बलोच समेत BYC खवातीन कारकुनों को खौफो हिरासा करने के लिए रियासती ताकत का इस्तेमाल तानाशाही नहीं तो और क्या है, क्योंकि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI गुज़िश्ता 78 बरसों से अपना मुतवाज़ी निज़ाम चला रही हैं। बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमाओं को जबरी कैद रखना न सिर्फ इन अफराद की शख्सी आज़ादी को सल्ब रखा गया है, बल्कि इनकी गिरफ्तारी के बाद बलूचिस्तान में इंसानी हुकूक की पामालियों में बदतरीन शिद्दत लाई गई है। हम मुतालबा करते हैं कि बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमाओं की केसेस में जमानत के उसूलों का यकसा इतलाक किया जाए और इन्हें फौरी रिहा करके और पुरअमन सियासी सरगर्मियों को फौजदारी मुकदमात से न जोड़ा जाए। हम अदलिया के वक़ार और आईनी बालादस्ती पर यकीन रखते हैं, लेकिन अदालतों का एहतराम इस वक्त होता है जब इंसाफ की फराहमी में ताख़ीर से इज्तनाब किया जाए। डॉक्टर महरंग बलोच की बहन एडवोकेट नादिया बलोच ने बताया कि डॉक्टर महरंग बलोच की तरह इससे पहले कोयटा जेल में कैद जिस्मानी तौर पर माजूर बलोच यकजहती कमेटी के लीडर बीबर्ग बलोच की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें चोरी छिपे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन पाकिस्तानी फौज की कठपुतली जेल इंतजामिया ने बीबर्ग बलोच के खानदान को मिलने की इजाजत तक नहीं दी। यही वजह है कि BYC के कारकुन और लापता बलोचों के खानदानों की जानिब से बलूचिस्तान में आए रोज एहतजाजी मुजाहिरे किए जा रहे हैं और इन एहतजाजी मुजाहिरों में बलूचिस्तान की सड़कों पर सरेआम पाकिस्तान से आज़ादी के नारे बुलंद हो रहे हैं। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि बलूचिस्तान में आज़ादी के नारों की बौखलाहट में पुरअमन मुजाहिरीन को रियासती तशद्दुद का शिकार बनाया जा रहा है और बेगुनाह बलोचों को दहशत गर्दी के इल्जामात में अगवा करके जाली मुकाबलों में कत्ल किया जा रहा है। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है, अमेरिका ईरान जंग से पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की किल्लत से मचा हाहाकार। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए नाजरीन, इस सेगमेंट में डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तान में बेकाबू लाकानूनियत, बेरोजगारी और महंगाई की वजह से जराइम की वारदातों में होशरुबा इजाफा हो रहा है। इस सिलसिले में पाकिस्तान की कमर्शियल कैपिटल कराची और लाहौर जैसे शहरों में तो स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों को लेकर तवील अरसे से हाहाकार मच रहा था। लेकिन तशवीशनाक पहलू यह है कि अब खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर भी अगवा बराए कत्ल, भत्ताखोरी और आजने की वारदातों को लेकर सुर्खियों में है। हालात की संगीनियत के पेश नज़र मुतासरा खानदानों की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के खिलाफ कई पिटीशन तक दायर हो चुकी हैं। इन पिटीशन में खैबर पख्तूनख्वा सूबे की पुलिस पर माफिया और जराइम पेशा गिरोहों के साथ गठजोड़ के इल्जामात लगाए गए। यही नहीं, पेशावर में भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग से परेशान ख्वाजा सराओं ने भी पुलिस पर माफिया गिरोहों से मिली भगत की शिकायत की। अमेरिका और इजराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ जंग को लेकर पाकिस्तान में एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला थमने की बजाय लगातार मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। इसकी असल वजह रही अमेरिका इजराइल की जानिब से किए गए खौफनाक हवाई हमलों में ईरान में बेगुनाह शहरियों के बहिमाना कत्लेआम से मचा हाहाकार। लिहाजा इजराइल की जानिब से ईरान में एक स्कूल पर किए गए हालिया खौफनाक हमले में तकरीबन 150 मासूम बच्चों की हलाकत की खबर पर पाकिस्तान में अक़लियती शिया फिरके में गमो गुस्से की आग भड़क उठी। नतीजतन पाकिस्तान की कमर्शियल कैपिटल कराची समेत दीगर कई शहरों में शिया खवातीन तक सड़कों पर उतर आईं और उन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की खुशनुदी में पाकिस्तानी फौज और कठपुतली हुकूमतों की खामोशी की पुरजोर मजम्मत की। पाकिस्तान में बढ़ती लाकानूनियत और फिरका वाराना मुनाफरत के जुनून में अक़लियती फिरकों के खिलाफ जुल्म व ज़्यादतियों के इंसानियत सूज़ वाक़यात अब रोज़ का मामूल बन चुके हैं।
ایسا ہی انسانیت سوز واقعہ پاکستان کے پنجاب صوبے کے گجرانوالہ سے منظر عام پر آیا۔ گجرانوالہ میں مسیحی برادری کے گھر پر قبضہ اور اسے بلاسفیمی کے جھوٹے الزام میں پھنسانے کے لیے ان کے گھروں کی دیواروں پر قرآن پاک کی آیتوں سمیت دیگر اسلامی علامتیں چپکا دی گئیں۔ اس سے پورے شہر کی مسیحی برادری میں فرقہ وارانہ کشیدگی بڑھنے کے امکانات سے خوف و دہشت پھیل گیا۔ متاثرہ عیسائی خاندانوں نے بتایا کہ یہ حرکت جان بوجھ کر کی گئی، کیونکہ اگر وہ اپنے گھروں سے اسلام مذہبی سے جڑی علامتیں ہٹائیں گے تو انہیں بلاسفیمی کے الزامات میں پھنسا کر حسب دستور ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جائے۔ ناظرین، اب بات امریکہ اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف جاری جنگ کی، کیونکہ ایران میں جنگ کی وجہ سے پیدا شدہ سنگین حالات سے پاکستان بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ حالانکہ سیاسی عدم استحکام، لاقانونیت اور دہشت گردی کے بڑھتے بول بالے کے چلتے طویل عرصے سے معاشی بدحالی کا سامنا کر رہا ہے پاکستان، لیکن ایران میں جنگ کی وجہ سے پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے نے غریب عوام کا جینا بے حد دشوار کر دیا ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ جو غریب ترین پاکستان کا شہری استعمال کرتا ہے وہ آج بھی ڈیزل کے اوپر چلتی ہے، تو ہم نے جو تھوڑا سا لیوی کے اندر رد و بدل کر کے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم 55 روپے دونوں ایندھنوں کے اندر، پیٹرول کے اندر بھی ڈیزل کے اندر بھی قیمت کو بڑھانے جا رہے ہیں۔ ماہ رمضان میں پاکستان کے وزیر برائے پیٹرولیم علی پرویز ملک کی جانب سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے کا اعلان کیا گیا۔ وفاقی وزیر کے اس اعلان سے یہ سچائی ایک بار پھر واضح ہو چکی ہے کہ معاشی بدحالی سے دوچار پاکستان دیوالیے پن کے دہانے پر پہنچ چکا ہے، کیونکہ پاکستان میں مسلسل بڑھتی بے روزگاری اور کمر توڑ مہنگائی نے غریب عوام کو روزی روٹی تک سے محروم کر دیا ہے۔ ایسے مشکل حالات میں پاکستانی عوام اس بات کو لے کر پریشان ہیں کہ وہ اپنے اہل و عیال کا پیٹ بھریں تو بھلا کیسے بھریں۔ پہلے میرا 200 روپے میں آنے جانا ہوتا تھا، اب میرا 400 روپے میں آنے جانا ہوتا ہے۔ عوام کو کوئی ریلیف نہیں ہے اور حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے لیے کچھ بہتر کریں۔ جب پیٹرول 55 روپے ہو گیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ابھی سب یہی نیوزیں چل رہی ہیں، دودھ مہنگا ہوگا، آٹا مہنگا ہوگا، غریب آدمی تو مر گیا بالکل۔ ابھی تو پیٹرول بڑھا ہے، پتہ نہیں اور قیمتیں کیا بڑھتی ہیں، 10 روپے بڑھا دیتے، 20 روپے بڑھا دیتے، 55 روپے ایک دم بڑھا۔ انسان شاپنگ کیا کرے گا؟ بچوں کی عید ہے، رمضان کے راشن ہے، کاروبار ویسے ہی نہیں ہے، انڈسٹریاں ویسے ہی بند ہیں، جو اسٹاک رکھا تھا اس کو تو چلنے دیتے کم از کم۔ سڈنلی اتنا چینج ہونا، پر ڈے اور پر لیٹر 55 روپیز، تو منتھلی کتنا فرق پڑ سکتا ہے، اور اس کی انکم تو وہی سیم ہے۔ پاکستانی عوام میں اس بات کو لے کر غم و غصے کی لہر زور پکڑ رہی ہے کہ اقتدار پر مسلط پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ اور کٹ پتلی پی ایم شہباز شریف کی حکومت معاشی حالات میں بہتری کے بلندوں بانگ دعوے کرتی رہی۔ دوسری طرف پاکستان میں بے روزگاری اور مہنگائی سے پریشان غریب عوام پر آئے روز نئے نئے ٹیکسز نافذ کر کے جینا محال کر رہی ہے۔ اس سچائی کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں پیٹرول 321 روپے فی لیٹر اور ڈیزل 335 روپے فی لیٹر سے زیادہ میں فروخت ہو رہا ہے۔ بھی ہے پاکستان، ہم غریب عوام پہ پہلے جہاز خریدتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا بھی پیسہ ہم سے کبھی یہ اس پہ لے آتے ہیں، ہیلمٹ لے آتے ہیں، کبھی ایم ٹیگ لے آتے ہیں، سارا ظلم ہمارے اوپر ہی ڈالا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنی عیاشی، انہوں نے کوئی کم نہیں کرنی۔ پہلے جو ٹھیک تھا عمران خان کرتا تھا، اس نے ریلیف دیا تھا عوام کو، لیکن انہوں نے کوئی ریلیف نہیں دیا۔ اب تو انہوں نے وہ تو 15 دن بعد کرتا تھا، اس کو کہتے تھے چور ہیں، یہ تو 7 دن بعد کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے 7 دن بعد تجویز کی کہ 7 دن بعد کریں گے، یہ تو 500 سے اوپر جائے گا۔ عوام کا تو سر کوئی نہیں سوچ رہا۔ بہت مشکلات آ رہے ہیں، کیونکہ پہلے بھی اتنا کچھ نہیں بن رہا تھا، اور ابھی اس کے باوجود جو اتنا مہنگا ہو کے 55 روپے، تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا سر، کیونکہ رات کو جب دیکھتے کوئی سواری کا حساب بھی اتنا خاص نہیں ہوتا، پھر جب اس طرح پیٹرول اور بھی مہنگا ہو جائے تو یہ تو اور بھی مشکل ہو جائے۔ یہ ہے کہ مثال غریب عوام تباہ برباد ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ مثال کاروبار ہے ہی نہیں ہے، پہلے سے غریبوں کا انہوں نے کھانا خراب کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن مہربانی کرے، ٹھیک ہے، غریب لوگوں کے پاس یقیناً 2 ٹائم کے کھانے کے پیسے بھی نہیں ہیں، اور انہوں کو یہ ہے کہ مجھے نماز کو بول دے کہ آپ کی مہربانی ہے کہ پیٹرول بھی میں سستا کر دے، کھانے پینے کی چیزیں بھی اشیاء کرے، اور نہیں کتنا تو بندے کا خیال ہونا چاہیے کہ یار رمضان ہے، رمضان کا آفر کے تھوڑا بہت انہوں کو تو احساس ہونا چاہیے نا یار۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ کے چلتے پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تو ہوش ربا اضافہ ہوا ہی، لیکن پاکستانی شیئر بازار میں ریکارڈ توڑ گراوٹ آنے سے
कारोबारी शोबे में हाहाकार मच गया। इस सच्चाई का ताजा सबूत पाकिस्तान की कमर्शियल कैपिटल कराची स्टॉक एक्सचेंज में 5000 से ज्यादा की तारीखी गिरावट से सरमायाकारों को करोड़ों अरबों रुपयों का नातलाफी नुकसान उठाना पड़ा। कराची स्टॉक एक्सचेंज में अचानक तूफानी गिरावट, अमेरिका इजराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ जंग और पाकिस्तानी फौज की जानिब से अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में जारिहाना बमबारी को लेकर बढ़ती कशीदगी बताई गई, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अयातुल्लाह अली खामनेई की शहादत से रंजो गम में डूबे अक़लियती शिया फिरके ने एहतजाजी मुजाहिरे किए, तो कराची और इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अमरीकी सिफारत खानों में तोड़फोड़ की वजह से हालात बेकाबू हो गए। गुज़िश्ता वीकेंड पे जो इसराइल और ईरान के दरमियान जंग हुई थी, तो उसका जो इफ़ेक्ट है पूरी ग्लोबली पूरी दुनिया पे आया है। और ख़ास तौर पे हम बात करें PSX पे, तो इसका जो मार्केट का जो आगाज़ है मंडे के दिन, वो तकरीबन 15,000 पॉइंट पे माइनस ओपन हुआ था। और फिर एक घंटे के लिए जो बाज़ार है वो बंद भी हुई थी। इसके बाद जो दोबारा खुली 14,000 इंडेक्स खुला था। इसके बाद दोबारा जो क्लोजिंग हुई 16,000 जो है वो ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुई, मतलब ऑल टाइम हाई मंदी जो है रिकॉर्ड मंदी है। तो इसके बाद जो है आपने देखा कि आज जो है मार्केट का जो आगाज़ है वो पॉजिटिव हुआ है, लेकिन इसमें अभी भी सेलिंग जारी है। तो ओवरऑल सूरत हाल ये है कि आपने देखा कि ईरान और इसराइल की कशीदगी की वजह से पूरी दुनिया में डिस्टर्ब हुई। वहाँ के एयरपोर्ट्स UAE के, गल्फ़ के, और निज़ाम जो है ऑयल की जो फराहमी का वो भी मुतासर हुआ है। तो ये बुनियादी फैक्टर है जिसकी वजह से इकॉनमी पूरी डिस्टर्ब हुई है। और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि अभी भी जंग जो है वो जारी है। बहरहाल दुनिया भर के मुल्कों की नजरें मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इजराइल और ईरान एक दूसरे के खिलाफ मिसाइलें दाग रहे हैं, लेकिन धमकियां वॉशिंगटन से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं। ताहम अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान जंग का खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि तीनों मुल्कों के दरमियान खौफनाक जंग अमेरिका और IMF के कर्जों के वेंटिलेटर के सहारे आखिरी सांसें गिन रही पाकिस्तानी मईशत के लिए डेथ वारंट की आहट साबित हो रही है। तो नाजरीन, इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का ये शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।